Hi guys, this is Amardeep Srivastav and in this lecture series I am going to start environment and ecology for UPSC engineering services, or also you can use it for in UPSC civil services examination or for any examination in which environment asks in any paper. So before starting, I would like to say that this environment paper I will use the Shankar IAS book for the entire course, and I think it is most suitable book available till now in the market for environment and ecology. So I will use in Shankar IAS book. Now, what will be the syllabus of content in the basics of energy and environment? It will be biodiversity and conservation, environment pollution and degradation, climate change and global warming, environment impact assessment. तो अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो ये चारों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है: बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो अगर इसको हम प्रायोरिटी वाइज अगर इसको हम क्लासिफाई करें, अगर प्रायोरिटी मिलना है तो फिर सबसे पहले अगर सबसे इंपॉर्टेंट होगा तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग होगा. क्यों? क्योंकि ये आजकल वैसे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में एक ये भी फैक्टर ज्यादा मैटर करता है कि अभी हम लोग सबसे ज्यादा अगर किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो वो है क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन. सो यू कैन से दैट कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रखूंगा, दैट इज 1 पे. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, what I will go to move further, that is I will just prioritize in the second list. It will be in environment impact and assessment. इसमें ये होता है कि अगर मान लो कोई भी बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सेटअप मेरे एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट करेगा, उसकी एक असेसमेंट टीम होती है. तो वो सारा का सारा डिसाइड करेगी कि आपको मतलब अगर वो एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर में आती है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए गवर्नमेंट उसको एग्रीमेंट देगी या नहीं देगी. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगा. Then after we will go for environmental pollution and degradation. Environmental pollution, that is air pollution, noise pollution, soil pollution, water pollution. These are the major concern. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है अभी हमारे मतलब अभी के टाइम में. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है इवन फॉर करंट अफेयर्स एज वेल एज फॉर स्टैटिक टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. एंड लास्टली आई विल गो फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ओके, तो these are the topic of content. अब इस सारे कंटेंट में मैं इंटायर स्टैटिक एज वेल एज करंट पोर्शन को कवर करूंगा फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. नाउ तो स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि इकोलॉजी है क्या. तो बेसिकली इकोलॉजी जो वर्ड है वो वर्ड आया है ओइकोस एज वेल एज लोगस से. इसका मतलब क्या होता है? इकोलॉजी मीन्स होम और प्लेस, टू लिव इन, एंड लोगस मीन्स स्टडी. मतलब जहां पे हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जहां पे हमारा बेसिक एग्जिस्टेंस है, जहां पे बहुत सारे हमारे कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स, डिफरेंट स्पेसीज रह रहे हैं, उसको ही उसके पढ़ाई को ही हम इकोलॉजी कहेंगे. मतलब हम लोग उसके लिए खास स्टडी करते हैं. क्यों खास स्टडी करते हैं? क्योंकि बेसिक एग्जिस्टेंस जो होगा वो हमारा कैसे होगा, और वहां पे सर्वाइवल कैसे करना है, वहां पे फर्दर इंप्रूवमेंट कैसे करना है, वहां उसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है, उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, उसके लिए हम लोग इकोलॉजी की बेसिक स्टडी करते हैं. दैट इज इकोलॉजी. ओइकस मीन्स द होम और प्लेस टू लिव इन, एंड लोगस मीन्स स्टडी. ठीक है, तो सिंपल यू कैन से दैट इट इज द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर. जहां पे हम रहते हैं, जहां पे मेरा एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा कि जहां हम रह रहे हैं वो सेफ रहना चाहिए वो. बट आजकल तो बात की कुछ और ही है. जैसे पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लेशंस, डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर यू कैन आल्सो से दैट पॉल्यूटेंट्स जो हमारे हर जगह ह्यूमन अपने ग्रीड के लिए हर जगह अपनी ग्रिड के लिए हर जगह जो इन्वेस्ट कर रहा है इधर उधर, तो उससे नेचर बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है. तो इकोलॉजी का मेन रीजन ये है कि आप उन चीजों को जानो कि आप जो अपने ग्रिड के लिए कर रहे हो वो आपको इन फ्यूचर क्या इफेक्ट करने वाली है, उसको हम लोग जानने के लिए बेसिकली हम लोग इकोलॉजी की स्टडी करते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट. अब जैसे मान लो कि
अभी तो उतनी ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, बट फिर भी बताता हूँ। एक पॉन्ड सिस्टम है, पॉन्ड मान लेते हैं, इसमें फिशेज हैं, ठीक है, फिश हैं, फ्रॉग्स हैं, प्लांट्स हैं डिफरेंट, और फिर बहुत कुछ अलगी, फंगी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें। तो वो आपस में इस पॉन्ड सिस्टम में रहते कैसे हैं, मतलब उनका एग्जिस्टेंस जो है उनके आसपास के एनवायरनमेंट से कितना ज्यादा इफेक्टेड है, और वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं उस नीड्स में। जैसे मान लो एक फिश है जो इसमें इस पॉन्ड में थी, उस फिश को अगर कोई ह्यूमन पकड़ के और किसी जार वाले कंटेनर में डाल दे, तो कुछ ना कुछ उसकी एक्सटर्नल पैरामीटर्स तो चेंज हुए ही, साथ में साथ इंटरनल पैरामीटर चेंज हुए कि नहीं उस फिश के अंदर, ये बताते हैं। जैसे फिश का कुछ ब्लड प्रेशर होगा, कुछ सेल में डिफरेंसेस होंगे, जैसे पानी का जो बेसिक होगा या फिर पानी का जो कंपोनेंट्स होगा वो चेंज होगा। तो ये इंटरनल फैक्टर्स होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कहने का ये मतलब है वो पहले पॉन्ड में था तो पूरा ओपन में था, आसपास उसको बहुत सारे माइक्रोब्स मिल रहे थे खाने के लिए, फिर बहुत सारी चीजें ऐसे मिल रही थी जिससे उसका सर्वाइवल बहुत ही जीता। बट अगर उसको हम एक जार में लेके आ गए तो वो जो फैक्टर चेंज हुआ उस फिश के लिए, उसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा ओपनली दिखता है, बट इंटरनल फैक्टर ज्यादा नहीं दिखता है। बट हाँ, जैसे मान लो कि कोई फिश है जो कि समुद्री पानी में है, मतलब सॉल्ट वाटर में है, अगर उसको आप लेकर के आओगे और उसको फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो उस पर जो इफेक्ट पड़ेगी वो क्लियरली विजिबल होगी। तो यहाँ पे जो होगा वो इंटरनल फैक्टर भी विजिबल होगा, ठीक है। तो यही सब चीज हमको जानना है कि हम कैसे, एज इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो हमारा एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए वो कैसा है, क्यों है, और किस हिसाब से हम उसको ऐसे रख पा रहे हैं। जो मतलब हमारा जो एक को एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जैसे हम और मेरे नेचर और एनवायरनमेंट के बीच में, या हमारे बहुत सारे स्पीसीज हैं उसके बीच में जो हमारा रिलेशन है वो किस टाइप का है, ठीक है। और इसको जानने को, इसकी ही पढ़ाई को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, जो कि बहुत ही मस्ट है। जहां आप रह रहे हो उसको जानना बहुत जरूरी होता है। वो आसपास का कंडीशन कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, आप अपने डिफरेंट एक्टिविटीज से उसको इफेक्ट कैसे डाल रहे हो, ये सारी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम लोग इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो it also deals with the ways in which organisms are molded by their environment and how they make use of environmental resources including energy flow and mineral cycling। जैसे कि मान लो कि एक फॉरेस्ट सिस्टम है, ठीक है, मान लो कि एक फॉरेस्ट सिस्टम है, ये पूरा एक फॉरेस्ट सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट जैसे टाइगर है, लायन है, डिफरेंट नॉर्मल काउ हो गए, बफेलो हो गए, या फिर डियर हो गए, बहुत सारे हो गए। तो उनका एक अपना फूड चेन बन रखा है, कौन किसको खा रहा है, कैसे वो अपने एडेप्टेबिलिटी, मतलब अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो लोग, उन्होंने अपना कुछ एक फूड चेन क्रिएट कर रखा है। तो इसके एग्जिस्टेंस को भी अगर हम जानेंगे, एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है हमारे एनवायरनमेंट में, अगर मान लो कि अगर हम लोग हाईली प्रोटेक्ट करते हैं डियर या काऊ को या बुफेलो को मान लो, तो उससे क्या होगा कि एक इकोलॉजिकल बैलेंसेस चेंज होगा। जैसे कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा, उसकी स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फूड चेन थोड़ा डैमेज होगा। जैसे मान लो टाइगर अपना कुछ उसका खाना है, वो अगर उससे मिसप्रिंट हो रहा है या फिर मिसबिहेव्ड हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम भी इकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक बैलेंस है, एनर्जी फ्लो का भी वो ख्याल रखता है, एज वेल एज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इंटायर इकोलॉजी और द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो यही इकोलॉजी है। तो बेसिक इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में हम लोग उसको पॉल्यूशन को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो आज का सबसे मेजर कंसर्न है, और ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है पढ़ना। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि एनवायरमेंट और उसके कॉम्पोनेंट होते क्या क्या है, ठीक है। तो पहले समझते हैं द एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज, अब देखो एनवायरनमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में रह के कैसे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमें, वी ह्यूमन, हम लोग को बहुत कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, तो ये लिविंग रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। तो और बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग रिक्वायरमेंट भी है, जैसे सॉइल हो गया, या फिर आप मान लो कि सनलाइट हो गया, ऐसा बहुत सारा चीजें जो हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर आवर सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर स्टेइंग ऑफ डे टू डे लाइफ। और ऐसे भी आप कह सकते हो कि जो हम लिविंग और नॉन लिविंग का जो को एग्जिस्टेंस है आपस में, विथ होम, विथ सराउंडिंग, इसी को कहते हैं हम लोग एनवायरनमेंट।
तो चाहे वो इंसान हो या फिर वायरस हो, छोटे से छोटा वायरस हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। किसी भी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। किस चीज के लिए डिपेंडेंसी हो सकता है? इधर इट कैन बी फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड फॉर अदर नीड्स। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि अब ये इंटरडिपेंडेंसी जो है, एक दूसरे के बिना मतलब रह पाना भी मुश्किल है, और उन लोगों को साथ में कोएग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि हाईली डिपेंडेंट है एंड कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग का ही रहना जरूरी है, नॉन लिविंग का भी होता है। जैसे मान लो कि बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक दोनों का होना जरूरी है। बायोटिक कहने का मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक कंपोनेंट कहने का मतलब होता है नॉन लिविंग। इसीलिए द एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, और इसकी डिपेंडेंसी कितनी है, कब है, कहां है, कैसे, ये किसी को नहीं पता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कि हमको कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन और बायोटिक कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो एबायोटिक क्या हुआ? जो नॉन लिविंग होगा, एनर्जी इज नॉन लिविंग, सनराइज, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल। मतलब जो एक्सटर्नल चीजें हैं जो आपको रहने में हेल्प कर रही हैं, वो एक तरीके से बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक में ग्रीन प्लांट, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, इवन नॉन ग्रीन प्लांट ऑल्सो, दीज आर बायोटिक, जिसमें लाइफ होती है, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट के साथ ही रह सकते हो क्या? अगर आपके पास वाटर नहीं है, बायोटिक कंपोनेंट, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। तो यही है कि जो इन्वायरमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनके बीच का एक कोएग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। तो इंसान क्या कर रहा है? इंसान को इस चीजों की वैल्यू नहीं पता कि एबायोटिक कंपोनेंट कितना हेल्प कर रहा है उसको सर्वाइव करने के लिए। दिन रात डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अपने ग्रिड के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, इंडस्ट्रियल सेटअप प्रोग्रेस भी जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि अपनी ही सस्टेनेबल ना हो वो प्रोग्रेस। आई विल टेल यू व्हाट सस्टेनेबल मीन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे साथ, जो हम यूज कर रहे हैं, बट वो हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ना हो, तो वो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये बेसिक है स्टार्टिंग। आई विल यूज Shankar IAS book as well as I will use few of the references to complete this environment and ecology. और अगर इसकी नोट्स चाहिए तो आप लोग यू कैन ज्वाइन ऑन माय टेलीग्राम चैनल गेटी से सिंप्लीफाइड, और आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।